साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, एकदम ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई बहुत अच्छी, बढ़िया और शानदार वाली चली हुई है। उम्मीद है सभी बहुत मेहनत अपनी तैयारी के साथ में करते हैं, एकदम ईमानदारी के साथ आप सारे विषयों को पढ़ने के बाद में एक बेहतर रिवीजन जरूर करके सोते होंगे। तब ही आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि सारे विषय आपको बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं। बाकी आप सब लोग बताएं, आप सभी के हालचाल और तैयारी कैसी चल रही है, बताइए। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, जय भीम भाई। बताएंगे बाकी सब लोग, आप सभी के हालचाल कैसे हैं और कैसी आप सभी की पढ़ाई, कैसी तैयारी चली हुई है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, इससे एमपी पुलिस बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा और अतिरिक्त एमपी पुलिस के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, इससे एमपी पुलिस भी आपका कवर रहेगा। चलिए, तबीयत का ख्याल रखें अपनी, खांसी जुकाम का थोड़ा ख्याल रखें, बहुत बहुत सारा प्यार। अब शुरू करें हम आगे की कहानी। देखिए भैया, अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर की 2 क्लासेस कर ली हैं और गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले दिन हमने ये सीखा कि न्यूटन साहब ने आखिर क्या बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसका सूत्र क्या होता है बल का, और छोटा जी क्या होता है, बड़ा जी क्या होता है। कल हम लोगों ने सीखा कि छोटा जी जो चेंज होता रहता है वो कितने संभावित तरीकों से चेंज हो सकता है। तो उसके सारे संभावित तरीके हमने देखे छोटे जी के चेंज होने के, और हमने पाया कि वो अधिकतम 4 तरीकों से बदल सकता है। अलग अलग तरीके पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, जो शायद कल की क्लास से पहले आपको बहुत परेशान करता था, लेकिन अब उसमें आपको एक बहुत पानी जैसी क्लैरिटी आ गई होगी। अब आज का जो तीसरा सेशन है, मैं ग्रेविटेशन चैप्टर को हमेशा 3 ही पार्ट में ख़त्म करता हूँ। आज का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन का, वो रहेगा सैटेलाइट्स के नाम, उपग्रहों के नाम, जिसमें हम बेसिकली 5 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पलायन वेग, कक्षीय वेग पढ़ेंगे, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड। उसके बाद उपग्रहों को पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यानी भू स्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। और 5वां टॉपिक हमारा रहेगा केपलर साहब के नियम, केपलर के जो ग्रहों संबंधी नियम हैं। तो ये 5 टॉपिक आज की क्लास में हमें कवर करने हैं। शुरू कर दिया जाए, एक बार अपनी इजाज़त दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं और सबसे पहला टॉपिक उठाऊं, जिसका नाम रहेगा पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। सभी को नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सब एकदम बहुत अच्छे हैं भाई। अगर आपने रिसेंटली इस पढ़ाई को शुरू किया है, बैच से पढ़ाई को शुरू किया है, तो आप सभी शुरुआत से पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सिलेबस को कवर करते हुए चले आइए। आराम का मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही क्लास लेनी है, आप थोड़ी ज़्यादा क्लासेज लीजिए। आज ग्रेविटेशनल खत्म हो जाएगा, गुरुत्वीय आज खत्म हो जाएगा। चलो भैया, तो शुरू करें। देखिए, आज का पहला मुद्दा रहेगा एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। और आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पहले कभी ना कभी रटा होगा, परंतु आज हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ये लीजिए पलायन वेग। पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी को हम दिखाते हैं वी से। ठीक, देखिए पलायन वेग क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि हमें कुछ वस्तुओं को पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर भेजना होता है। जैसे हाल ही में आपने सुना कि हमने अपना चंद्रयान चंद्रमा पर स्थापित कर दिया, जिसमें हमने लैंडर और रोवर भेजे थे। तो लैंडर और रोवर किसकी मदद से भेजे जाते हैं, या उन्हीं को हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह किसकी मदद से भेजे जाते हैं, तो ये भेजे जाते हैं रॉकेटों की मदद से। अगर देखिए, मैं आपको एक बेहतर बात बताऊं, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, ये सारी कहानी और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप। रॉकेट फोटो रियल, मैं आपको रॉकेट के रियल फोटो दिखाऊं। तो देखो, अगर आप किसी भी रॉकेट को उठाए ना, जैसे 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 मान लो ये एक रॉकेट है, ठीक। तो रॉकेट का जो हमारे मतलब ये कह लो कि वो हिस्सा जिसमें वो सब चीज़ें रखी जाती हैं जिन्हें किसी दूसरे ग्रह पर भेजना होता है। देखो, रॉकेट तो एक वाहन है जिसमें हम उन सब चीज़ों को रख कर भेजते हैं जिन्हें दूसरे ग्रहों पर भेजना होता है।
जैसे हमने आपने कई बार और सुना होगा कि हमने ये उपग्रह छोड़ दिया, वो उपग्रह छोड़ दिया, चंद्रमा की कक्षा में इस उपग्रह को भेज रहे हैं, तो वो सब किससे भेजे जाते हैं? रॉकेट से ही भेजे जाते हैं। तो पता है वो जो हिस्सा जिसमें वो उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे आपने सुना कि हमने लैंडर और रोवर भेजे थे, वो सब केवल इतने हिस्से में भेज दिए जाते हैं। ये हिस्से में केवल लैंडर और रोवर भेज दिए जाते हैं। बाकी ये सब जो हिस्सा है ना, ये पूरा, ये तो इसका ईंधन है। ये सब जितना भी हिस्सा होता है ना, ये सब ईंधन होता है। और पृथ्वी से अलग अलग ऊंचाई पर ये ईंधन जैसे जैसे खत्म होता चला जाता है, वैसे वैसे ये कंपार्टमेंट टूटते चले जाते हैं। और अंततः केवल कितना हिस्सा बचता है? ये वाला हिस्सा ऊपर जाकर बचता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि ग्रह उपग्रहों को, मतलब ग्रहों के आसपास उपग्रहों को कैसे भेजा जाता है। तो ये भेजा जाता है रॉकेट से। लेकिन यहाँ एक समस्या हमें देखने को मिलती है। क्या समस्या है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब आप समझ गए होंगे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से कहीं बहुत दूर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें एक उपग्रह को भेजना है। तो हम जैसे ही, एक सेकंड, हम जैसे ही इस रॉकेट को भेज रहे हैं, इस रॉकेट को हमने छोड़ने की कोशिश करी, यहां से धक्का दिया, ऊपर फेंका, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे खींच लेता है। ये जैसे ही ऊपर जाए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे खींच ले। अब यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए जी। हाँ, तो दिक्कत क्या हो रही है कि ये रॉकेट बार बार जाए और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी तरफ खींच ले। अब हम बड़े परेशान हो गए। हमने कहा, हे धरती माता, आप इसे बार बार खींच लेते हैं, जबकि हमें तो इसे दूसरे ग्रह पर भेजना है। तो धरती माता ने कहा कि बेटा, मैं तो मजबूर हूं भाई, मेरा तो गुरुत्वाकर्षण है, मुझे तो जिम्मेदारी ही ये मिले है ईश्वर से कि तुम्हें अपनी तरफ चीजों को खींचना है। तो हमने कहा, माता वो तो बात ठीक है, लेकिन कोई तो समाधान बताओ इसका। अच्छा बताओ, ये समस्या है कि नहीं? तो बताओ जी, कोई तो समाधान बताओ इसका। तो धरती माता ने हमसे कहा कि देख बेटा, मेरा जो खींचने का क्षेत्र है वो यहां तक है, मान लो। मतलब ये होगा कि देखो, हर एक ग्रह के पास एक गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ग्रह के चारों ओर वो कितनी भी दूरी तक चीजों को खींच सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये पृथ्वी है तो ये फिर कहीं तक की भी वस्तुओं को खींच लेगी, मतलब चंद्रमा तक की वस्तुओं को खींच ले। ऐसे तो फिर चंद्रमा भी पृथ्वी पे आ जाना चाहिए था, ऐसे तो बुध भी पृथ्वी पे आ जाना चाहिए था, या बुध चंद्रमा के पास चला जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। होता है कि इनका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, पृथ्वी से बहुत ऊंचाई तक एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, एक बाउंड्री होती है, सीमा होती है कि वहीं तक ये वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है। तो धरती माता ने बता दिया कि मैं यहां तक वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती हूं। अब देखिए, हम किसी चीज को जब फेंकते हैं दोस्त, जब किसी चीज को हमने फेंका, तो जितना हम वेग देंगे उसी के हिसाब से तो उसके द्वारा तय की जाने वाली ऊंचाई तय होगी। भाई अगर तुम चाहते हो कि कोई वस्तु 10 मीटर ऊपर तक जाए तो उसी हिसाब से फेंकोगे यहां से। तुम चाहते हो कोई वस्तु 50 मीटर तक जाए तो उसी हिसाब से फेंकोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, जहां तक पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है, अच्छा इसको बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं, पृथ्वी से वो जगह जहां पर कोई भी वस्तु पृथ्वी के द्वारा खींची जा सकती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मान लो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की कुछ ऊंचाई है, मान लो 2000 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो 2000, तुम्हें किसी वस्तु को अगर इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालना है तो तुम्हें उसी हिसाब से वेग देना पड़ेगा। तो पृथ्वी के लिए ये जो वेग होता है ना, कि इतना वेग
कि इसको वो वेग दे दो भाई यहीं शुरू में ही, एक सेकेंड, अब ये नहीं आ पाएगा, आ पाएगा भाई, नहीं आ पाएगा, कि इसको इतना वेग दे दो कि ये पृथ्वी से बाहर चला जाए, तो वो वेग होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पलायन वेग का मतलब क्या हो गया, वह वेग जिसे दिए जाने पर या जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आती है, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाती है। करिए एक बार थम्स अप, जी हाँ मुझे समझ में आ गई। मतलब अगर आपने इस वस्तु को 11 पलायन वेग से फेंक दिया और वो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये इससे पार चला जाएगा और फिर कभी यहां तो लौट के नहीं आएगा और ये दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लिया जाएगा। और ये होता है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में आपको इतनी, मतलब इतनी तेज वस्तु फेंकनी पड़ेगी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर चली जाए। 11.2 किलोमीटर समझते हो कितनी है, मतलब इतनी तेज फेंको कि एक सेकंड चुटकी बजाते ही हो जाता है, और चुटकी बजाते ही वो वस्तु कितनी दूर चली जानी चाहिए, 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर बहुत होता है भाई, बहुत होता है 11 किलोमीटर, है ना। चलिए तो लिखिए क्या होता है पलायन वेग, इस सारी कहानी को भी रहने देते हैं और मैं अगले पेज पे लिखवा देता हूं, है ना। अगले पेज पे लिख लेते हैं कि वह वेग जिससे फेंके जाने पर वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती। द वेलोसिटी with which an object do not returns back on अर्थ, कि जिससे फेंके जाने पर वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं लौटती, क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के लिए यह कितना होता है, हर एक ग्रह के लिए अलग होगा। पृथ्वी के लिए और अर्थ ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए इसका मान कितना होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। करिए एक बार हम सब, जी ठीक है मुझे समझ में आ गया। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि बताओ चंद्रमा के लिए बताओ, कि चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु को फेंकना हो तो, चंद्रमा के लिए फॉर मून तो ये रहेगा 2.94। अब ऐसा नहीं है कि तुम सभी ग्रहों की जिद करो, हर एक ग्रह के लिए नहीं पूछा जाएगा ये। एक बार फटाफट थम्स अप करो, ठीक है मुझे समझ में आ गया पृथ्वी के लिए क्या होता है, चंद्रमा के लिए क्या होता है। और अगर आपको पृथ्वी पर किसी वस्तु को पार कराना है तो 11.2 से, चंद्रमा पर तो 2.94 से। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत कमजोर है, इसलिए वहां का पलायन वेग कम है। भाई बैकलॉग पूरा करना है तो पीछे से आप पढ़ते चलिए, कौन सी बहुत मुश्किल है, बैकलॉग के लिए पीछे से पढ़िए ना। बिल्कुल भरिए जीशान भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कंडीशन देख लेना आप। टू पॉइंट फोर, अच्छा अच्छा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 2.94 नहीं भाई, 2.4 के आसपास है ना, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, 94 नहीं होता, सॉरी 2.4। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या जितने भी उपग्रह होते हैं वो सब पृथ्वी से दूसरे ग्रहों पर ही भेजे जाते हैं, या आप उन्हें पृथ्वी के आसपास भी घुमाते हो? क्या आपको पता है कि बहुत सारे ग्रह उपग्रह पृथ्वी के आसपास भी घूम रहे हैं? बोलो यस और नो, एक बार बताइए किस किस को ये जानकारी है
कि उपग्रह पृथ्वी के आसपास भी घूम रहे हैं, यानी कि सैटेलाइट नियर द अर्थ। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं अगर आप देख पाए तो। देखो ये जैसे ये रियल फोटोज है उपग्रह की, और एक नहीं कितने ही सारे उपग्रह घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। ये सारे तमाम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। जैसे आप इस उपग्रह को देख लीजिए, या ये उपग्रह देख लीजिए, ये कहाँ घूम रहे हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहे हैं। ये देख लीजिए। तो ऐसा नहीं होता कि केवल उपग्रहों को पृथ्वी से ऊपर ही भेजा जाता है, पृथ्वी के आसपास भी उपग्रह घूमते हैं। अनिश उसको सही कर लेना भाई, 2.38 होता है वैसे तो ये एग्जैक्टली, बट 2.4 हम उसको मान लेते हैं। तो बहुत सारे उपग्रहों को पृथ्वी के आसपास भी हमें घुमाना होता है। क्या करता है एक उपग्रह? एक उपग्रह हमारे लिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल तो ना बारिश होने से 6-6 7-7 दिन पहले मैसेज आ जाते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। या आप कई बार सुनते हैं, जितना भी आप सोना बाबू करते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो इस आवाज़ को आपकी को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? भैया ये वही उपग्रह हैं, ये वही सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं वही उपग्रह ये काम आपके लिए करते हैं। तो उपग्रहों को हमें पृथ्वी से बाहर भी भेजना होता है दूसरे ग्रहों के चारों ओर घुमाने के लिए, और बहुत सारे उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर घुमाने के लिए भी हमें भेजना होता है। ठीक है, आइए। तो एक बात बताइए मुझे, अगर आप चाहते हैं कि कोई उपग्रह बस पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहे, तो जब आप उसे पृथ्वी से वहां भेजेंगे, मान लो मैं चाहता हूं कि कोई उपग्रह इस रास्ते पर पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई पर ऐसे घूमता रहे, तो जब तुम उसे पृथ्वी से फेंक के मारोगे, यानी यहां तक फेंकोगे, तो तुम उसे पलायन वेग से कम से फेंकोगे या ज्यादा से फेंकोगे? बताइए, देखें जरा आपका दिमाग कितना चल पाता है। यहां आप महान कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज आप क्लैरिटी के साथ जाओगे कि जब आप किसी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊपर भेज देते हो, तो आप उसे पलायन वेग से ज्यादा से भेजते हो या कम से भेजते हो? बताइए। बहुत ही बेहतर, एक नंबर उत्तर। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें उसे कम से भेजना होता है। अब देखो भैया एक बात और समझो इसमें, यहीं लगे हाथों, कि अब मैं उस उपग्रह को कहां भेजूं? ये पृथ्वी है। देखिए अलग अलग उपग्रह, और मान लो चलो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो रखना तो हमें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, उससे बाहर तो नहीं भेज सकते। तो किसी भी उपग्रह को हम एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर घुमाते हैं। किसी भी उपग्रह को पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर घुमाते हैं। जैसे ये मान लो एक उपग्रह है ये, तो इसको हम एक निश्चित दूरी पर घुमाएंगे, ऐसे एक फिक्स डिस्टेंस पर घुमाएंगे, और अलग अलग उपग्रह अलग अलग दूरी पर घूमते हैं। तो हम जो पढ़ाई करेंगे हम ये मान लेते हैं कि चलो हम बिल्कुल ये मान लेते हैं कि वो उपग्रह पृथ्वी के ही समीप घूम रहा है। ऐसा नहीं होता, दूर भी घूमते हैं और भी दूर घूमते हैं, बट हम तो एक के लिए पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ यहीं से सवाल आता है कि वो जो उपग्रह है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही घूम रहा है। यहाँ ऐसे एक निश्चित कक्षा में ये उपग्रह घूम रहा है। तो एक उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर घुमाए रहने के लिए जो कम से कम वेग हमें देना पड़ता है, और ये आप समझ गए वो पलायन वेग से कम ही देना होता है, उसको बोलते हैं हम कक्षीय वेग, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय क्या होता है? ये होती है कक्षा, जहां ये घूम रहा है इसको बोलते हैं कक्षा, कि तुम पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूम रहे हो, तो इसको बोला जाता है कक्षीय वेग, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो लिखेंगे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग। और कक्षीय वेग को दिखाते हैं हम वी ओ से। ठीक, लिखिए, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए उपग्रह को
दिया गया न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? कक्षीय वेग कहलाता है। यानी कि द मिनिमम वेलोसिटी टू सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए उपग्रह को दिया जाने वाला न्यूनतम वेग जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि क्या उसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है? देखिए मालिक, आकर्षित तो करती है, इसीलिए तो मैं उसे वेग दे रहा हूं, इसीलिए तो मैं उसे वेलोसिटी दे रहा हूं। एक बात बताइए, अगर मैं धागे से एक पत्थर बांध लूं और उसे ऐसे घुमाता रहूं तो वो पत्थर नीचे नहीं गिरेगा जब तक आप उसे घुमाते रहोगे, जब तक आप उसे बल देते रहोगे। और जैसे ही आपने उसे बल देना बंद किया, जैसे ही आपने उसे फोर्स देना बंद किया, ताकत लगानी बंद की, वो तुरंत गिर जाएगा। तो आपके द्वारा लगाई गई ताकत ही उसे रोक रही है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में गिरने से। पहला कारण। दूसरा कारण, इसी चीज को जो आप ताकत लगा रहे हैं, इसी चीज को आप अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे। तो ये तो मोटा माटी समझ में आ गया होगा। अरे यार एक बात बताओ, बचपन में कौन वैज्ञानिक नहीं बना? दरअसल भाई, आप ना 2-3 दिन वेट कर लीजिए या एक बार अपने एआरओ विजिट कर लीजिए, वहां पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें बिल्कुल परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। कौन बचपन में वैज्ञानिक नहीं बना कि जो जो कुंदे वाला बर्तन होता था, यानी जिसमें एक ऐसे कुंदा सा लगा होता था, उसमें आप पानी भर के और उसको ऐसे नहीं घुमाते थे, खाली बर्तन को ही, मतलब खुले बर्तन में पानी भर के ऐसे घुमाते थे। तो यहां पर भी जब बर्तन बिल्कुल भी उल्टा हो जाता था, तब भी उसमें से पानी नहीं गिरता था। तो वहां बताइए क्यों नहीं गिरता था? वहां भी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पानी को खींचना चाहिए, लेकिन तुमने उस पर ताकत लगाई हुई है ना। तुम्हारे द्वारा लगाया गया बल जो उस पानी को अंदर की बाहर की तरफ धकेले हुए है, वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। तो आप जब किसी चीज को घुमाते हो ना, तो उस पर बल बाहर की ओर लगता है, उस पर फोर्स बाहर की ओर लगता है। तो पृथ्वी की तरफ लगने वाला, अंदर की तरफ लगने वाला बल खत्म हो जाता है, फिर वो वहां नहीं खींचेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसको घुमाना बंद कर दोगे या बल लगाना बंद कर दोगे, तुरंत पानी नीचे गिर जाएगा। तो यही हाल सेटेलाइट का है। खूब बचपन में इतने वैज्ञानिक तो सब बने होते हैं ना। तो सवाल आता है कि बताओ कितना वेग आपको देना पड़ेगा? तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी के लिए या पृथ्वी की, चलो पृथ्वी के लिए मान लेते हैं, अर्थ के लिए ये जो वेग हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि पलायन वेग से तो कम ही रखना है इसे हमें, पलायन वेग से कम रखना है, तो पलायन वेग से कम हो गया कक्षीय वेग। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि आप ज्यादातर इस चीज के लिए एक ही मान याद रख के जाते हैं, 11.2। वो पूछता है कक्षीय वेग। आजकल वो ऐसे ही मजे लेता है एग्जामिनर। अब पहले जैसे एग्जाम नहीं आते हैं कि जिसमें कुछ चंद चीजें रट कर जाओ तो हो जाता था। आजकल एग्जामिनर घुमाता है सवालों को। वो कहेगा बताइए कक्षीय वेग पृथ्वी के लिए कितना होता है? ऑप्शन ए रहेगा 11.2। आप गलत करके आ जाओगे। भैया 11.2 पलायन वेग है, कक्षीय वेग क्या है? 7.9। वो कहेगा चंद्रमा के लिए पलायन वेग बताइए, ऑप्शन होगा पहला 11.2। तुम समझ जाना कि भैया चंद्रमा के लिए 2.4 होता है। क्लियर? लगातार बल लगता है ब्रजेश भाई आपके घुमाने से। हाँ, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, सभी छोटे मोटे साइंटिस्ट हैं। अरे भाई, जो किसान परिवारों से बच्चे निकले हैं ना, मतलब मैं मानता हूँ कि जो गांव देहात से निकला है, वो 10-20% साइंटिस्ट तो बना ही जाता है। मोटर लेके उसे घुमाना शुरू कर दिया, मतलब ये बचपन में अगर तुम ऐसी चीजें कर रहे हो, क्रिएटिव चीजें, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग की उपज ही तो है। ठीक है भैया, हाँ निश, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो क्लियर है सभी को कि पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होता है? अब देखिए जी, अब चलते हैं उपग्रहों की तरफ। 7.94 होता है अप्रॉक्स, में उसे 7.9 पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फटाफट बताइए, हाँ जी क्लियर है?
हाँ हाँ अर्जुन, 7.94 होता है, उसे अप्रॉक्स में आप 7.9 पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। ओके ओके, अब देखिए जी, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं उन उपग्रहों की तरफ जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि हमें मौसम की जानकारी दे देते हैं या तुम्हारे सोना बाबू की कॉलों का ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के आसपास भी सैटेलाइट घूम रही हैं, वो मैंने आपको चित्र में दिखा दिया था। आओ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो चित्र से ही उठा लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आ, अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड पोलर। देखिए, यहां से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को कॉपी ही कर लेते हैं। सेव इमेज एज डेस्कटॉप। नाउ वी हैव टू कवर दिस डायग्राम ओवर हियर। यहाँ उठा लो इस डायग्राम को। देखिए, हम पृथ्वी के आसपास दो तरीके से सैटेलाइट घुमाते हैं। इसको और बड़ा कर लेते हैं। पृथ्वी के आसपास हम दो तरीके से सैटेलाइट घुमाते हैं। कैसे? देखिए, ये पृथ्वी है, एक हम सैटेलाइट लेते हैं और उसको यहां घुमाते हैं। अच्छा, पृथ्वी तो घूम रही है ऐसे, तो पृथ्वी के साथ साथ ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, तो वो सैटेलाइट क्या करती है, इतने हिस्से को कवर कर लेती है। सैटेलाइट एक निश्चित पोर्शन को ही तो कवर कर सकती है, ऐसा थोड़ी है कि यहां से यहां तक सैटेलाइट ऐसे घूम जाएगी। सैटेलाइट बस ऐसे घूमेगी, पृथ्वी के साथ साथ ऐसे घूमती रहेगी, तो वो इतने हिस्से को कवर कर लेगी। अब ये हिस्सा ऊपर का और ये हिस्सा बच जाएगा। तो इसके लिए हम एक सैटेलाइट ऐसे भेजते हैं कि वो ऐसे घूमे, ऐसे यहां से घूमती रहे। मतलब आपको दिख रहा होगा ना, यहां से जाए ऐसे करके और फिर पृथ्वी के पीछे से पार निकल के आ जाए। यहां से आए, यहां से जाए और ऐसे ऐसे करके वो ऐसे निकलती हुई चली आए। तो समझ में आया कि दो तरह की सैटेलाइट होती हैं। चलिए, नंबर 1 पढ़ते हैं कि जो सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, ये वाली सैटेलाइट जो घूमती हैं, जो पृथ्वी को इस तरीके से कवर करती हैं। तो लिखेंगे उपग्रहों के प्रकार। उपग्रहों के प्रकार, नया टॉपिक है। उपग्रहों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। क्या प्रकार होते हैं उपग्रह के? नंबर 1, पहला, जो पृथ्वी के ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इनको बोलते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो, या चलो अभी इनका नाम ये दो। आप इतना तो जानते हो, भूगोल में ये तो पढ़ा होगा कि इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए, इसको हम, ये जो लाइन बीचों बीच में से निकल रही है, इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो वो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा में चक्कर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय उपग्रह या विषुवत रेखीय उपग्रह। कोई एक नाम पकड़ लीजिए अभी इनका। चलो मान लो आपने पकड़ लिया भूमध्य रेखीय उपग्रह। भूमध्य रेखीय उपग्रह, यानी कि जीओ, इक्वेटोरियल सैटेलाइट, ऐसे पढ़ लीजिए अभी, इक्वेटोरियल सैटेलाइट। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना भाई सभी को? एक बार दिल बना के भेजो, ये सारी चीजें क्लियर तो चल रही है। देखिए, भूमध्य रेखीय उपग्रह कौन होते हैं? जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अच्छा, भूमध्य रेखीय कक्षा में चक्कर लगाने का मतलब यही भूमध्य रेखीय कक्षा हो जाएगी कि अगर एक उपग्रह यहां चक्कर लगा रहा है तो ये ऐसे 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 यहाँ 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 यहाँ, तो ये भूमध्य रेखीय उपग्रह हो जाएगा। तो लिखेंगे भूमध्य रेखीय उपग्रह कौन होते हैं? जो पृथ्वी की कक्षा में, भूमध्य रेखीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक, यानी कि विच
रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ठीक है, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका काम क्या होता है? तो पहले काम से पहले इनकी खासियत पढ़ लो कि और इनकी क्या क्या खासियत है। आगे देखिए क्या क्या खासियत है इनकी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, तो क्या एक भूमध्य रेखीय उपग्रह अपनी ही जगह रुका रहता है या पृथ्वी के साथ ही घूमता रहता है? आइए इसको दोनों तरीके से समझते हैं, आप खुद उत्तर कर दोगे। अगर मान लो वो पृथ्वी घूम रही है और वो उपग्रह रुका हुआ है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपके सोना बाबू से बातें कैसे कराता है ये। मान के चलिए एक उपग्रह अभी है, मान लो साउथ सूडान के सामने है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये साउथ सूडान है, साउथ सूडान के सामने है। तो होगा क्या कि यहां से एक सिग्नल निकला साउथ सूडान से। जब आप कॉल करते हैं किसी को, मान लो आप साउथ सूडान से, मान लो कहीं कॉल कर रहे हो किसी देश में, सऊदी अरेबिया में कॉल कर रहे हो, साउथ सूडान से सऊदी अरेबिया में कॉल कर रहे हो। तो होगा क्या कि साउथ सूडान से सिग्नल जाएगा इस सैटेलाइट को, और चूंकि ये सैटेलाइट तो साउथ सूडान को भी देख सकती है, सऊदी अरेबिया को भी देख सकती है, तो जैसे ही कॉल जाएगी तो ये सैटेलाइट पहचान जाएगी, अच्छा सऊदी अरेबिया की कॉल है, या मान लो साउथ सूडान में ही किसी दूसरी जगह की कॉल है, यहाँ से यहाँ तक की कॉल है। साउथ सूडान में हम दो शहर देख लेते हैं, एक मान लो आपका है अल मिजलाद और एक है जूबा। मान लो अल मिजलाद से जूबा कॉल लगाई जा रही है, तो अल मिजलाद से रिंगटोन मतलब वो आएंगे, सिग्नल आएंगे, और सैटेलाइट को पता लग जाएगा कि अच्छा इनको मुझे जूबा भेजना है। लेकिन देखना मजे की बात, जैसे अल मिजलाद में मान लो कोई बैठे हैं जिनकी वो जो है जूबा में बैठी हैं, अगर ये सैटेलाइट यहीं रुकी हुई है तो सिग्नल आया साउथ सूडान से, ये तो चल रही है, पृथ्वी तो घूम रही है, अब पृथ्वी घूम गई। अब जैसे ही सैटेलाइट ने सिग्नल जैसे ही सैटेलाइट ने उस सिग्नल को भेज दिया जूबा को, तो सैटेलाइट तो भेज रही है जूबा को, लेकिन जूबा तो निकल के आगे। अब किसको चला जाएगा? मान लो वो सिग्नल चला गया मार्शल आइलैंड पे किसी को चला गया, तो किन्हीं और का सिग्नल किन्हीं और को चला जाएगा, अगर सैटेलाइट रुकी रहेगी तो, अगर सैटेलाइट नहीं घूमेगी तो। इसलिए सैटेलाइट का जरूरी है कि वो इसके साथ ही ऐसे ऐसे घूमती रहे, ताकि सैटेलाइट हमेशा साउथ सूडान के सामने ही रहे, ऐसे ऐसे। अगर हमने साउथ सूडान की निगरानी के लिए उस सैटेलाइट को भेजा है, अगर हमने, भाई वो साउथ सूडान वाले भेजेंगे, हम क्यों भेजेंगे उसको, हम तो अपने भारतवर्ष की निगरानी के लिए भेजते हैं, तो भारतवर्ष के सामने ही उस सैटेलाइट को हमेशा रहना पड़ेगा। आगे बात समझ में? भाई अगर आप चाहते हैं कि ये सैटेलाइट भारतवर्ष की निगरानी करती रहे, हमारे देश की, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती रहे किसी भी एंगल से, तो हम क्या चाहेंगे कि हमेशा भारतवर्ष के सामने रहे। ऐसा थोड़ी है कि भारतवर्ष आगे निकल गया, सिग्नल कहीं और जा रहा है, तुम्हारा सिग्नल सऊदी अरेबिया में बैठे किसी उनकी उनको जा रहा है, तुम्हारी उनको जा ही नहीं रहा। तो समझ में आ गया आपको कि इस सैटेलाइट को पृथ्वी के साथ ही घूमते रहना पड़ेगा। जो सैटेलाइट पृथ्वी के साथ ही घूमती है, अगर तुम कहीं दूर से मान लो पृथ्वी पर बैठकर उस सैटेलाइट को देखो, जैसे दो बस समान चाल से चल रही हैं, तो एक बस की छत पर बैठकर तुम दूसरी बस को देखोगे तो तुम्हें लगेगा वो नहीं चल रही है, क्योंकि दोनों एक समान चाल से चल रही हैं। तो अगर आप पृथ्वी पर बैठकर उस सैटेलाइट को देखोगे, तो चूंकि वो भी तुम्हारे साथ साथ ही घूम रही है, तो तुम्हें यहां से देखने पर लगेगा कि वो रुकी हुई है। इसलिए इनका नाम होता है भू स्थिर उपग्रह। शायद आज तक आपने ये बात रटी हो, लेकिन आज दिमाग के ताले खुल जाएंगे। क्या होता है भू स्थिर उपग्रह? भू माने पृथ्वी, स्थिर माने स्थिर। जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर लगे, रुका हुआ लगे, उसे कहते हैं भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आगे समझ में? तो हम याद रखेंगे कि भूमध्य रेखीय उपग्रह जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये भू स्थिर होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह इनका नाम होता है, यानी कि स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनका नाम होता है। अब देखिए, अगर पृथ्वी के चारों ओर इन सैटेलाइट को एक समान चाल से ही चलना है, तो इसे पृथ्वी की ही चाल से चलना होगा। बोलो यस और नो। पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही घूमना होगा। बोलो यस और नो। और पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है भैया? पृथ्वी के घूमने की दिशा है, अगर आपको ना याद हो तो पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। तो लिखेंगे कि भू स्थिर, ये भूमध्य रेखीय उपग्रह जो होते हैं, भूमध्य रेखीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। और पृथ्वी की ही चाल से, पृथ्वी की ही चाल से चक्कर लगाते हैं, यानी कि
revolves with same speed, revolves with same speed as that of अर्थ, कि भाई पृथ्वी के जितनी चाल से ही ये चक्कर लगाएंगे। उसके अलावा इनकी जो दिशा रहेगी वो पृथ्वी के घूमने की ही दिशा में होगी। क्या दिशा रहेगी? इनकी दिशा रहेगी पश्चिम से पूर्व। क्या डायरेक्शन रहेगी? इनकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन रहेगी भैया वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, ये पृथ्वी के घूमने की दिशा होती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपसे पूछे कोई इनका परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण काल का मतलब एक चक्कर पूरा करने में ये कितना समय लेती है, तो जितना समय पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में लेती है उतना ही समय ये सैटेलाइट भी लेगी। तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में, तो ये सैटेलाइट भी एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लेगी? 24 घंटे का समय लेगी। ठीक, तो आप लिखेंगे कि भैया परिक्रमण काल, परिक्रमण काल क्या होता है इसका, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है 24 घंटे, 24 आवर्स। ठीक है। अच्छा, इनका उपयोग क्या होता है, इस्तेमाल क्या होता है? तो सबसे ज्यादा इनका उपयोग होता है मौसम की भविष्यवाणी में। तो आप लिखेंगे, सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन में, दूर संचार में, टेली कम्युनिकेशन। जैसे हमारे हरीश भैया कॉल करते होंगे अपनी, उनको यहाँ आने के बाद में दोपहर में पूछते होंगे, हाँ जी तुमने खाना खा लिया, तो ये सब इन्हीं सैटेलाइट की मदद से हो पाता है, टेली कम्युनिकेशन की मदद से ही हो जाता है, दूर संचार। हरीश बाबू तुम अगर आज थोड़ी पहले आते ना तो तुम्हें ये भी पता लग जाता है कि तुम अपनी उन तक जो बात करते हो ना वो सिग्नल जाता कैसे है। अभी हरीश भैया थोड़े से लेट आए हैं आज। समझ में आ गया? टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है जितना भी फोन पे बातचीत हो रही है, जितने तुम्हारे टीवी में सिग्नल आ रहे हैं, जितने तुम्हारे रेडियो में गाने बजने के सिग्नल आ रहे हैं, सब कुछ सैटेलाइटों की मदद से होता है। दैट्स ऑल अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन। ठीक मालिक, अब एक और पढ़ लेते हैं, दूसरी सैटेलाइट जो पृथ्वी के ऐसे चक्कर लगाती हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हो आप उपग्रह, ओ सॉरी ध्रुव। ये क्या है? पोल्स हैं, ध्रुव हैं। तो जो ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो जो ध्रुवों के चारों ओर ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाती हैं, ऐसे ऐसे कोई चक्कर लगाती हैं, इनको बोलते हैं हम ध्रुवीय उपग्रह, यानी कि पोलर सैटेलाइट। ठीक, इनको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। तो नंबर दूसरी सैटेलाइट हो जाएगी हमारी पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट यानी कि ध्रुवीय उपग्रह। अच्छा एक चीज और याद रख लो, हाँ यार, इसमें कि इनकी दूरी कितनी होती है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से इनकी दूरी कितनी होती है। तो देखिए मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं, ये जो दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से यहां तक की होती है, ये होती है 35,800 किलोमीटर, लगभग इसे हम बोल देते हैं 36,000 के आसपास। ठीक है, तो कितनी दूरी हो गई? 35,800। करिए एक बार हम सब, हाँ जी क्लियर है यहां तक? 35,786, बिल्कुल अंकित, एग्जैक्ट उत्तर है 35,800। मान लीजिए लगभग लगभग में से हम 36,000 बोल देते हैं। कहीं 35,800 आ जाता है, कहीं 36,000 आ जाता है, कहीं मक्कार, मान जाओ तुम लोग, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, या तो 36,000 होगा या 35,800 के आसपास होगा। चलिए, तो इसमें लिख देते हैं दूरी कितनी होती है इनकी, तो लिख देंगे हम कि पृथ्वी से जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, देखिए एग्जैक्ट होती है 35,786 किलोमीटर। लगभग में हम इसे 35,800 मान लेते हैं। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे एग्जामों में 36,000 दे देता है, तो देगा तीनों में से कोई एक ही, ऐसा नहीं है तीनों दे देगा, कोई एक ऑप्शन तीनों में से आपको मिल जाएगा। लेकिन आजकल वो पता है, पहले तो क्या था, मोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता था कि चलो 36,000 पूछ लो, आजकल वो एग्जैक्ट पूछता है बदमाश आदमी, एग्जामिनर ऐसे कहेगा 35,786, 35,700, 35,600। इतना गोल मटोल आदमी है यार, इतना एग्जैक्ट डेटा याद करना चाहता है। चलिए भैया, अगला आता है आपकी पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। तो आप कहोगे ये कहाँ घूमती हैं? ये ध्रुवीय कक्षा में घूमती हैं।
ये ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाती हैं, यानी कि रिवॉल्व्स इन पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाती हैं। अच्छा जी, इनकी कोई दिशा नहीं होती, ऐसे भी लगा सकती हैं ऐसे भी, तो यहां से कोई सवाल नहीं आता। इससे सीधा सवाल आता है कि बताइए इसका परिक्रमण काल कितना होता है। तो भैया ये होता है 84 मिनट। परिक्रमण काल जो है, टाइम पीरियड जो है वो होता है 84 मिनट। 84 मिनट में 84 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसके अलावा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए क्या काम होता है इनका। तो चूंकि ये बहुत जल्दी घूम रही है, हर 84 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, तो इसका इस्तेमाल हम मौसम की भविष्यवाणी में कर लेते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में, और ओजोन लेयर के मॉनिटरिंग में कर लेते हैं, यानी ओजोन लेयर की निगरानी में कर लेते हैं। तो आप कहोगे इसका जो उपयोग है वो मौसम की भविष्यवाणी और ओजोन परत की निगरानी, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो पोलर सैटेलाइट में थोड़ा कम ही पढ़ना है, जियो स्टेशनरी से ज्यादा आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता यार, इतनी आराम से कैसे टकरा जाएंगे। अलग अलग ऑर्बिट्स में भेजा जाता है। एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, इसको एक को यहाँ भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, एक यहाँ चक्कर लगा रही है, एक यहाँ चक्कर लगा रही है। बाकी इतना ज़्यादा गहराई में मत जाइए, जितने बोर्ड पर सवाल लिखे हैं उतने से बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। मैं आपकी उत्सुकताओं की कद्र करता हूँ, लेकिन हमें वैज्ञानिक बनने के लिए फिजिक्स नहीं पढ़नी है। हमें आर्मी का, SSC GD का, UPSI का, जो भी आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करेंगे, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे हैं, स्पेशल बैच हैं वैसे तो ये, तो उनके लिए तैयारी करने के लिए हमें उनका एग्ज़ाम निकालने के लिए, आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए फिजिक्स पढ़नी है। यहाँ से हम कोई वैज्ञानिक नहीं बनेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे। देखिए इतना सा संभव नहीं है कि 1 घंटे की क्लास में पूरी सेटेलाइट का हम अध्ययन कर लें। हम सेटेलाइट का उतना हिस्सा बस पढ़ सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हाँ, इतना मेरा प्रॉमिस है कि इससे बाहर वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि उपग्रहों की पूरी जानकारी दे दीजिए, तो भैया वो तो वहाँ बैठे हुए नासा में, इसरो में बैठे हुए वैज्ञानिक भी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी इसमें गुजार देते हैं। तो घंटे भर में तो कैसे ही आप इससे पढ़ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक आज खत्म हो गया। अच्छा, केपलर साहब के नियम इसमें रह गए हैं, कोई बात नहीं, उन्हें हम कल कवर करेंगे अच्छे से। जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं था। आज हमने 4 चीज़ें देखी, पलायन वेग, कक्षीय वेग, ध्रुवीय उपग्रह और आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 4 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।